Hello class, we are discussing chapter electric field and charge and last topic in discuss applications of Gauss law. तो अकॉर्डिंग तो लास्ट टाइम पर हम लोगों ने गॉस लॉ को डिस्कस किया था कि गॉस लॉ क्या होता है। गॉस लॉ का यूज हम लोग क्या होगा, गॉस लॉ अकॉर्डिंग टू गॉस लॉ द टोटल फ्लक्स enclosed by the surface is equal to 1 upon epsilon times in the charge enclosed by the surface. That is हम लोगों ने डिस्कस किया था क्या होता है गॉस लॉ, phi is equal to q upon epsilon naught. This is इलेक्ट्रिक फ्लक्स। ये क्या है? दिस इज इलेक्ट्रिक फ्लक्स। और लास्ट टर्न पर हम लोगों ने चार्जेस विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड इन वन डायमेंशन एंड टू डायमेंशंस से रिलेटेड एप्लीकेशंस को डिस्कस किया था, जिसमें कि अगर इनफाइनाइटली चार्ज डिस्कस हो तो क्या है, E इक्वल टू लैम्डा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आ रहा था। और फिर हम लोगों ने देखा था इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए इनफाइनाइट शीट के बारे में डिस्कस किया था। तो नाउ टुडे डिस्कस दिस इज थर्ड applications of Gauss law. This is field due to uniformly charged thin spherical cell. आपको बता दूं कि ये क्वेश्चन आपकी बार 5 मार्क्स में 2020 में यानी कि दिस ईयर में ये क्वेश्चन आपकी बार लॉन्ग क्वेश्चन में डिस्कस किया गया था। ओके बच्चों, तो हम लोग डिस्कस करते हैं, यानी कि सबसे पहले हम लोग क्या बना रहे हैं यहाँ पर एक क्या है, यूनिफॉर्मली चार्ज थिन स्फेरिकल सेल। तो मैं क्या करता हूं, एक यहां पे मैंने क्या किया, यहां पे एक ये चार्ज स्फेरिकल सेल है। ओके बच्चों, दिस इज इस चार्ज स्फेरिकल सेल, ये इसका क्या है, सेंटर है, और ये इसका यहां पे इसकी ये रेडियस है, आर रेडियस है। तो consider a thin spherical cell of charge of radius r and uniform electric field E and surface charge density क्या होगी, सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा है। ओके, तो वन बाय वन हम लोग इसके बारे में डिस्कस करते हैं। तो अब अगर गॉस लॉ को अगर मुझे इसमें अगर यूज करना है तो सबसे पहले क्या करना होगा, चार्ज को क्या करना पड़ेगा, इनक्लोज करना पड़ेगा। तो यानी कि चार्ज कहां पे है, इस सेंटर पे है, और इसको मैं क्या कर दूं, इनक्लोज कर दूं। तो मैं इसके क्या करता हूं, इसके चारों ओर मैंने क्या किया, ये क्या बना दिया है, इसको मैंने गॉसियन सरफेस। दिस इज क्या है, ये कैसा सरफेस है, स्फेरिकल गॉसियन सरफेस, यानी क्या, हाइपोथेटिकल सरफेस, जिसने क्या कर दिया, चार्ज को इनक्लोज कर दिया। तो अब इसको नंबर 1 हम लोग 1 बाय 1 यहां पर हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउटसाइड दिस स्फेरिकल सेल ऑन द सरफेस एंड इनसाइड दैट। तो 1 बाय 1 हम लोग डिस्कस करेंगे। व्हेन पॉइंट P, कोई एक पॉइंट P जहां पर हमको इलेक्ट्रिक फील्ड मालूम करना है, when point P outside the spherical cell, तो हम लोग पहला केस क्या ले रहे हैं, when point P outside the, तो हमने क्या है भाई, ये यहाँ पे है, तो इसके यहाँ पे क्या आउटसाइड द स्फेरिकल सेल है, तो स्फेरिकल सेल के क्या करें, हम लोग आउटसाइड को यहाँ पे ले लें। तो हमने यहाँ पे क्या ले लिया, इस जगह पर कोई स्फेरिकल सेल यहाँ पर कोई पॉइंट हमने कंसीडर कर लिया। तो अब इस जगह पे क्या होगी, हमने सपोज कर लिया कि यहाँ से यहाँ की जो डिस्टेंस है वो कितनी है, r है, यानी कि इस जो गॉसियन सरफेस की रेडियस कितनी है, स्मॉल r है। ओके, तो अब यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड की जो डायरेक्शन है यहाँ पर कैसी है, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या है, रेडियली आउट, यहाँ पर रेडियली आउटवर्ड है इस जगह पे, और पॉइंट P हमारे यहाँ पे, और इलेक्ट्रिक फील्ड और चार्ज हमारे क्या, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज क्या होता है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q अपॉन r स्क्वायर। दिस इज द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज, ये होता है। ओके, तो
सबसे ये चीज हम लोग को हो गया, यानी कि चार्ज हमारा कहाँ है, इनसाइड में है, इसके यहाँ पे है। तो चार्ज ऑन दिस सेल और इसके रेडियस एंड सरफेस एरिया कितनी हो जाएगी, सरफेस एरिया कितना हो जाएगा 4 पाई आर स्क्वायर, क्योंकि ये थिन स्फेरिकल सेल है और इसके ये गॉसन सरफेस है, तो इसकी रेडियस कितनी है 4 पाई आर स्क्वायर है। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स, क्योंकि अब यहाँ पर इलेक्ट्रिक यहाँ पर ये और ये यहाँ यूनिट एरिया वेक्टर दोनों की डायरेक्शन सेम है, जब दोनों की डायरेक्शन सेम है इनके बीच में आएंगे तो E डॉट S बनेगा। ओके, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, फ्लक्स थ्रू द गॉसियन सरफेस, फ्लक्स थ्रू द गॉसियन सरफेस phi is equal to E into 4 pi r square। कहां से आ गया, ये इलेक्ट्रिक फ्लक्स की डेफिनेशन से आ गया, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन और यहां पर यानी कि जो हमारा जो वेक्टर होगा एरिया वेक्टर दोनों की डायरेक्शन सेम है, उस वजह से यहां पे यहाँ 4 पाई आर स्क्वायर यहाँ पे क्या हो गया 4 पाई आर स्क्वायर सरफेस एरिया हो गया। अब यहाँ पे हम क्या लगा दें, गॉस लॉ, अकॉर्डिंग टू गॉस थ्योरम, अकॉर्डिंग टू गॉस थ्योरम, तो क्या हो जाएगा phi इज इक्वल टू q अपॉन एप्सिलॉन नॉट, दोनों को एक दूसरे के इक्वल कर दो, ये 1 हो गया ये 2 हो गया, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड, तो क्या हो जाएगा E into 4 pi r square is equal to q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ओके, तो यहां से हमको क्या पता, यहां से क्या पता चला, यहां से में तो यहाँ पे ये चीज हो गया, यहाँ पे q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। और अच्छा हाँ, तो ये जो एरिया आ रहा है गॉसियन फॉर द गॉसियन सरफेस ये r होगा, क्योंकि यहाँ पे ये जो यहाँ पर है ये डिस्टेंस कितनी है हमारे स्मॉल r ली है ना, ये तो इसके अंदर का है, क्योंकि ये यहाँ से यहाँ हमें गॉसियन सरफेस पे ले रहे हैं, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा r हो जाएगा, तो यहाँ पे भी कितना हो जाएगा ये r स्क्वायर हो जाएगा। अब यहाँ से हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड की लगा तो क्या हो जाएगा 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट q अपॉन r square। तो दिस इज द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू this is electric field when point P outside the Gaussian surface। कहाँ पे है, जब point P कहाँ है, point P outside the Gaussian surface पे है। अब हम लोग जो थर्ड पॉइंट डिस्कस करने जा रहे हैं, सेकंड पॉइंट, when point P lies on the surface of spherical cell, अगर क्या है स्फेरिकल सेल के ऊपर है तब क्या होगा, तो Gaussian surface just encloses the charged spherical cell। now according to, यानी इसका मतलब क्या हो गया, आपकी बार हमारा यानी कि आपकी बार इस केस में क्या होगा, इस केस में क्या होगा, हमारा जो ये है आपकी बार ये पॉइंट P कहां पर आ गया, पॉइंट P इसके सरफेस पर है, और जब हमारे सरफेस पे है तो मैं क्या कर दूंगा अप्लाई गॉस थ्योरम। तो जब मैं अप्लाई गॉस थ्योरम करूंगा तो क्या हो जाएगा E into 4 पाई r स्क्वायर, और ये क्या हो जाएगा q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो यहां से क्या हो जाएगा E is equal to 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट q अपॉन r स्क्वायर। और अब हम लोग जानते हैं क्या होता है सरफेस चार्ज डेंसिटी इज इक्वल टू q अपॉन सरफेस एरिया। तो सरफेस एरिया क्या आता है 4 पाई r स्क्वायर। तो q की वैल्यू क्या हो गई यहां से सिग्मा इनटू 4 पाई r स्क्वायर। तो हम यहां से कर दें q की वैल्यू पुट कर दें तो 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट सिग्मा इनटू 4 पाई r स्क्वायर। तो 4 पाई r स्क्वायर और यहां पे क्या है r स्क्वायर। तो 4 पाई r स्क्वायर 4 पाई r स्क्वायर यहां से कैंसिल हो गया। तो इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी आ गई सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। कहां पे when point P lies on the surface of spherical cell, जब इस सरफेस स्फेरिकल सेल के सरफेस पर होगा। ओके
तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया। तो ये हमारा सेकंड पॉइंट हो गया कि जहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड होती है। अब इसी तरह हमारा अब हमें क्या करना है, थर्ड पॉइंट, व्हेन पॉइंट P अगर मैं थर्ड पॉइंट के बारे में डिस्कस करूं, अगर इसको मैं इरेज कर देता हूं यहां पे, अगर मैं इसको इरेज कर देता हूं, व्हेन पॉइंट P lies when point P lies inside the spherical lies inside the spherical cell, यानी कहने का मतलब क्या है, अब की बार जो है पॉइंट P कहां है, वो इनसाइड दी सेल है। ठीक है, अगर इस कंडीशन में होगा तब क्या होगा भाई, ये तो यहां पे r डिस्टेंस थी, ये r है, तो अब की बार क्या है, ये चीज हो गई। इसका मतलब क्या है, द चार्ज इनक्लोज्ड बाय द गॉसियन सरफेस इज 0, दैट इज द चार्ज इनक्लोज्ड by the Gaussian surface is 0। इसका मतलब क्या हो गया कि अब क्या हो गया, हमेशा हम लोग क्या होता है, चार्ज हमेशा हम लोग जो भी गॉस थ्योरम करते हैं, हमेशा क्या होता है, गॉसियन सरफेस के अंदर चार्ज होता है। पर इसमें क्या है, यहां पे क्या है, ये तो खुद ही जो हमारा स्फेरिकल सेल है उसके अंदर गॉसियन सरफेस आ गया। द चार्ज इनक्लोज्ड बाय द गॉसियन सरफेस इज 0। इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब क्या हो गया, ये उसके अंदर हो गया, यानी कि ये क्या हो गया, ये अब की बात क्या, गॉसियन सरफेस हमारा यहां चला गया। अब ये चीज क्या हो गई, यहां पे यहां नहीं रहेगी, गॉसियन सरफेस किसके हो गया, थर्ड केस में यहां हो गया, यानी कि हम हमको इसको क्या करना है, इसको इरेज कर देंगे, इस पॉइंट को इरेज कर देंगे। तो यानी कि आपकी बार गॉसियन सरफेस हमारा कहां है, गॉसियन सरफेस आपकी हमारा ये पॉइंट P यहां पर है। जबकि हम लोग हमेशा क्या पढ़े हैं, हम लोग ने पढ़ा है कि द टोटल फ्लक्स इनक्लोज्ड बाय द सरफेस, द टोटल फ्लक्स इनक्लोज्ड बाय द सरफेस इज इक्वल टू 1 अपॉन एप्सिलॉन टाइम्स द चार्ज इनक्लोज्ड बाय द सरफेस, यानी कि चार्ज इनक्लोज पर आपकी बार इसमें क्या है, गॉसियन सरफेस ही अंदर है। तो इसका मतलब क्या होगा, नेट चार्ज क्या हो जाएगा, यानी कि यहां पे क्या हो जाएगा, इसका मतलब क्या हुआ, दैट इज Q इज इक्वल टू 0, यानी कि जब चार्ज ही नहीं है उसके अंदर, इसके अंदर चार्ज होना चाहिए और चार्ज इसके अंदर है नहीं, तो चार्ज 0 हो गया। तो अब यहां पर हम लगा दो फ्लक्स थ्रू द सरफेस, क्या हो जाएगा, E इंटू 4 पाई r स्क्वायर, यहां पे हो जाएगा। अब गॉस थ्योरम कर दो, तो गॉस थ्योरम से क्या हो जाएगा, गॉस थ्योरम से E इंटू 4 पाई r स्क्वायर इज इक्वल टू Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट, और Q की वैल्यू क्या है, Q की वैल्यू 0 है। तो इसका मतलब क्या हो गया, E इंटू 4 पाई r स्क्वायर इज इक्वल टू 0, तो देयरफॉर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या हो गई, 0 हो गई। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जब हमसे एग्जाम में थिन स्फेरिकल सेल से रिलेटेड इलेक्ट्रिक फील्ड पूछी जाएगी, तो हमको तीनों केस के बारे में डिस्कस करना है वन बाय वन, कि व्हेन इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउटसाइड द स्फेरिकल सेल, एक आउटसाइड द पढ़ करना है, एक सरफेस ऑफ द स्फेरिकल सेल, और एक व्हेन फाइंड द इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द स्फेरिकल सेल, उस पे। ठीक है, तो अगर इसको अगर मैं एक ग्राफ के थ्रू अगर मैं देखूंगा अगर तीनों को, कि अगर हमारे पास क्या हो गया, ये यहां पर इस तरीके से हमारे पास ये यहां पे हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड ये हो गया, और डिस्टेंस r अगर यहां पर इस तरह यहां पे हो गई, तो हमें पता है कि सेंटर पे क्या होता है, सेंटर पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है, 0। इलेक्ट्रिक सेंटर पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी 0 होती है, 0। और सरफेस पे ये क्या है, ये क्या है, सरफेस पे, और सरफेस पे कितनी आई थी इलेक्ट्रिक फील्ड, E is equal to 1 upon 4 pi epsilon naught Q upon r square या सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट।
फिर उसके बाद क्या आई थी Q अपॉन R, यानी इसका मतलब क्या है, सेंटर पर इलेक्ट्रिक फील्ड इतनी आई, सरफेस पर इतने आई, और क्या हो गया आउटसाइड द पॉइंट, जब आउटसाइड द पॉइंट होगी तो ग्राफ कैसे जाता है, दिस इज कैसा होता है, पैराबोलिक होता है। तो यहाँ पे क्या होता है E1 अपॉन R स्क्वायर, दिस इज इस तरीके से यहाँ पे होता है, यानी कि Q अपॉन R स्क्वायर, जैसा यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड। तो दिस इज द ग्राफ, ये यहाँ के थ्रू हम लोग इसको जान पाएंगे, ठीक है। तो ये हमारा एप्लीकेशंस रहा। अब हम लोग डिस्कस करते हैं कुछ न्यूमेरिकल्स प्रॉब्लम के बारे में, हम लोग डिस्कस करते हैं गॉस लॉ से रिलेटेड, यानी गॉस लॉ के एप्लीकेशंस पे आज हम लोग गॉस लॉ से रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल्स के बारे में डिस्कस करते हैं। और ये गॉस थ्योरम एक ऐसा क्वेश्चन है कि एवरी ईयर आप बोर्ड के पेपर्स को आप अगर पिछले 5 या 10 इयर्स के पेपर में देखेंगे तो 5 मार्क्स के क्वेश्चन में 1 गॉस थ्योरम with proof and also one application is asking your question. So this is a very important question. तो बच्चों आप लोग इस टॉपिक को बहुत मन लगा के पढ़िएगा। तो हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है इलेक्ट्रिक फील्ड से, वन दिस क्वेश्चन, if electric field is given that 6I 3J plus 4K, this is Newton per Coulomb, this is given that, ये दिया हुआ है न्यूटन पर कूलम्ब, या सिर्फ इसको यूनिट के फॉर्म में दिया हुआ है। इलेक्ट्रिक फील्ड इज गिवन है, कैलकुलेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स, क्या मालूम करना है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स मालूम करना है, सरफेस एरिया, और यहां पे सरफेस एरिया दिया हुआ है, सरफेस एरिया 20 यूनिट इन YZ प्लेन पे। क्या दिया हुआ है, एक इलेक्ट्रिक फील्ड दी हुई है और हमें फाइंड करना है टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स, और सरफेस एरिया किसका दिया हुआ है 20 यूनिट इन YZ डायरेक्शन में। तो इसका मतलब क्या हो गया, अगर मैं इस तरीके की मैं बात कर रहा हूं, ये Y है, ये X है और ये क्या है Z है, तो एक्चुअल में क्या है, इसका एरिया हमें मालूम है 20 यूनिट, YZ प्लेन है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन कैसी है, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन कैसी है, X डायरेक्शन में। तो हमने क्या बताया, इलेक्ट्रिक फ्लक्स का फार्मूला क्या होता है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स का फार्मूला होता है E डॉट ds, क्या होता है E डॉट ds यहाँ पे होता है। तो अब हम यहाँ पे लगा दें E डॉट ds, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 6I 3J प्लस 4K, और यहाँ पे क्या है YZ प्लेन का मतलब हमारा क्या है, यहाँ पे जो सरफेस एरिया, जहां पे जो सरफेस एरिया की बात हो रही है, सरफेस एरिया किस डायरेक्शन में, किस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड मूव कर रहा है, किस डायरेक्शन में, वो X डायरेक्शन में। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, ये 20I, और बाकी Y कंपोनेंट और Z कंपोनेंट्स क्या हो जाएंगे, 0 हो जाएंगे। तो यहां से क्या हो जाएगा, व्हेन वी डॉट प्रोडक्ट, जब डॉट प्रोडक्ट करते हैं तो क्या होता है, I का I से, J का J से, K का K से, अदरवाइज रेस्ट ऑफ द डॉट प्रोडक्ट इज 0। तो इसका इसे तो ओनली फॉर क्या हो जाएगा, 6 into 20 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 120 यूनिट। तो दिस इज द सिंपल प्रॉब्लम, 2 मार्क्स प्रॉब्लम ओनली फॉर द डिस्कस, दिस इज द YZ प्लेन। अगर इस तरह एग्जाम में YZ, ZX, XY प्लेन आए तो जस्ट उसके अपोजिट जो थर्ड वाला होगा उसी को ही सरफेस को हमको वहां पे डायरेक्शंस को कंसीडर करना है। ओके बच्चों, तो ये क्वेश्चन था। अब हम लोग दूसरा क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। ये हमारे पास एक स्फीयर है, दिस इज अ स्फीयर एंड दिस इज द अनदर स्फीयर, ओके, दिस स्फीयर और दिस इज द अनदर स्फीयर। इसको मैंने कह दिया S1 स्फीयर और इसकी रेडियस है R1, इसको मैंने कह दिया S2 और इसकी रेडियस है R2, ओके। यहां पर चार्ज है Q, इस जगह पर चार्ज Q है इसमें, और यहां पर इस वाले स्फीयर पे है 2Q। तो इसमें हमें क्वेश्चन बताना है, व्हाट इज द रेशियो of the electric flux
of the electric flux through S1 and S2। हमको ये क्वेश्चन बताना है कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होगा। तो अब हम क्या करें, गॉस लॉ का यूज कर दें। जब मैं गॉस लॉ का यूज करता हूं किसके लिए, फॉर S1, यानी फॉर गॉस अकॉर्डिंग टू गॉस लॉ, फॉर गॉस लॉ फॉर S1, यानी पहले के लिए मैं करता हूं तो phi इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो सिंपल सा यहां Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा, तो Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा। सिमिलरली फॉर S2, दूसरे वाले स्फीयर के लिए, जब मैं दूसरे वाले स्फीयर के लिए करता हूं तो ये क्या है, एक स्फीयर में यहां पे 2Q चार्ज है और यहां पे कितने चार्ज हैं, क्यों, क्योंकि क्या कहता है, टोटल चार्ज इनक्लोज्ड बाय द सरफेस। तो ये जो बड़ा वाला सेकंड वाला स्फीयर है ये इस वाले चार्ज को भी इनक्लोज किया है इस वाले, तो क्या हो जाएगा, phi2 इज इक्वल टू Q प्लस 2Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो कितना हो जाएगा, 3Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अब हमसे क्या पूछा है, अब ये पूछ रहा है रेशियो के बारे में। क्या पूछ रहा है, रेशियो में। तो क्या हो जाएगा, phi1 अपॉन phi2, तो क्या हो जाएगा, Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट अपॉन 3Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो ये इससे कैंसिल हो जाएगा, Q से Q, तो आंसर कितना आ जाएगा, 1/3 और 1:3। तो दिस इज द रेशियो ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स फॉर द डिफरेंट स्फीयर्स। ओके बच्चों, तो ये हो गया हमारा। इसके बाद तो हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक होगा उसमें मैं इलेक्ट्रिक फील्ड और चार्जेस के कुछ अच्छे बोर्ड्स के क्वेश्चन को मैं डिस्कस करूंगा। तो मेरा जो नेक्स्ट वीडियो होगा वो बोर्ड के क्वेश्चन और कुछ अच्छे क्वेश्चंस को मैं लूंगा। इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट के क्वेश्चन को डिस्कस करूंगा, गॉस लॉ को डिस्कस करूंगा, इलेक्ट्रिक फील्ड के क्वेश्चन के जितने भी इस टॉपिक को हम लोगों ने कवर किया है उसको डिस्कस करूंगा, क्योंकि इसके बाद से हमारा जो न्यू चैप्टर स्टार्ट होगा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस। थैंक यू।